हे एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग। ये है पार्ट नंबर 2। हम लोग कवर अप कर रहे हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की सारी खबरें जो कि आपके लिए अपकमिंग प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल हम लोगों ने हमारे इस मैगजीन के 30 पेजेस कवर अप किए थे। आज उसके बाद का हम लोग कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको, ये जो मैगजीन है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारी वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। और इसके अंदर हम लोग स्कीम, बाकी सारी चीज़ें भी कवर अप करेंगे। एक छोटी सी अपडेट दे देता हूँ, अगर आप दिल्ली या एनसीआर में रहते हैं तो आप हमारे ओआरएन वाले ऑफिस में विजिट करके अपना फर्स्ट मेंटरशिप सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। मतलब जिस चीज़ के लिए आप लोगों से बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं ना, हम वो फ्री में दे रहे हैं। आपको कौन सी बुक पढ़नी है, क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसी चीज़ों को सॉल्व करना है, कोई दिक्कत आ रही है, आंसर राइटिंग नहीं हो रही है, सब चीज़ों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्पेसिफिकली अगर आप लोग ऑनलाइन हैं, कहीं और पे हैं और आपको इन्हीं सेम चीज़ों को लेकर डाउट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले नंबर पे ना 8588099904 पे एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है, मेंटरशिप लिख के। हमारे एक्सपर्ट मेंटर्स आपके साथ कनेक्ट करेंगे। एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, यहाँ पर जितने भी मेंटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं या मैं हूँ, हम सब लोगों के पास बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हो। जितने भी मेंटर्स हैं वो कम से कम स्टेट यूपीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस लिख चुके हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं। तो वो लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें फेस की हुई हैं जो शायद आप फेस करने से डर रहे हो। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे आप मेंटरशिप कमेंट करके अपनी फ्री मेंटरशिप अवेल कर सकते हो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग पेज नंबर 30 पे थे। हम लोगों ने लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया था, इट वाज रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पता नहीं क्यों मेरे को अब की बार लग रहा है कि यहाँ से ना सवाल बनने के जो चांसेस है ना वो सुप्रीमली हाई हैं। ठीक है, बट कोई बात नहीं। चलो दोस्तों, डीआरडीओ ने हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनाई है स्पेसिफिकली फॉर सी वाटर desalination. Now, there is a very important topic, sea water desalination for UPSC. तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैसे भी जरूरी है। अब आ जाओ, इस टॉपिक को ना थोड़ा सा डीपली कवर अप कर लेते हैं। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो लिख देना डीसैलिनेशन। ठीक, सी वाटर डीसैलिनेशन। ठीक, चलो, मतलब क्या है? जो समुद्र का पानी है वो सलाइन है, खारा पानी है। ठीक है, तो समुद्र का पानी बेसिकली सॉल्टी है और वो अनयूजेबल भी है। आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो हम लोगों को क्या करना है, उसके अंदर जो नमक है, उसके अंदर जो सॉल्ट है, हम लोगों को सॉल्ट को रिमूव करना है, उसके अंदर से नमक को हटाना है, जिससे कि वो पानी ड्रिंकिंग लेवल का बन जाए, है ना, पीने लायक पानी बन जाए। अब ये वर्क कैसे करता है? तो इसमें हम लोग ना बेसिकली दो प्रोसेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं डिसैलिनेशन में। पहले तो हम लोग आरओ का इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स ओस्मोसिस। आपके घरों के अंदर भी जो आरओ वाले वाटर प्यूरिफायर लगे होते हैं, आरओ वाले क्या करता है, इसके अंदर हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं टू दी सी वाटर। तो समुद्र के पानी के ऊपर जब एक बहुत ही हाई प्रेशर अप्लाई होता है, वाटर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करना स्टार्ट कर देता है और जो सॉल्ट है, इम्प्योरिटीज हैं, वो पीछे वाली साइड रह जाती हैं। बिकॉज ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये इतनी थिन होती है, इसके अंदर जो पास करने के लिए जो होल्स होते हैं इतने थिन होते हैं कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो पास नहीं होती। तो की कंसेप्ट ये है that this is reverse of the natural process, जिसको हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज मॉडर्न प्लांट्स जितने भी हैं सब आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक और तरीके का इस्तेमाल करते हैं डिसलिनेशन के लिए। उस तरीके को हम लोग बोलते हैं थर्मल मेथड। ये पुराना मेथड है बट आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हीट की मदद से जो सी वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, भाप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उस स्टीम को कूल डाउन करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब इवेपोरेशन होता है तो जो नमक होता है, जो सॉल्ट होता है, वो नीचे ही रह जाता है और जो ऊपर की तरफ इवेपोरेट होके जाता है वो हमारा साफ पानी होता है। ठीक है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। अब कोस्टल सिटीज जो है हमारे देश की, दे आर फेसिंग वाटर क्राइसिस। तो जो हमारे कोस्टल शहर हैं वहाँ पे ये बहुत काम आते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज में
वी विल बी फेसिंग अ फ्रेश वाटर स्कार्सिटी। ठीक, फ्रेश वाटर स्कार्सिटी हम लोगों को फेस करने को मिलेगी, तो वहां पे ये काम आते हैं। आपको पता है सऊदी अरेबिया के पास सबसे बड़ा डिसैलिनेशन यूजर है। ठीक है, वहां पे फ्रेश वाटर नहीं है, वहां पे सारी चीजें डिसैलिनेशन से ही काम कर रही हैं। क्लियर भी वन। तो यही है कि यहाँ पे एक हाई प्रेशर पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन बनाई गई है सी वाटर डिसैलिनेशन के लिए, और इसको डीआरडीओ की लैब ने बनाया है। इट्स अ नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन टेलर्ड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स। ठीक है, शिप्स के लिए किया गया है, क्योंकि भाई शिप्स को भी मतलब पानी की जरूरत होती है ना, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो लोग काम करते हैं, तो उसके लिए बनाई गई है। ठीक है, now what this is solving chloride ion stability challenge in the saline water. This is also meeting the operational needs of the vessels. ठीक है, तो एक छोटा सा अपडेट है आपको ये डिसैलिनेशन के बारे में, वैसे भी आपके लिए एग्जाम रिलेवेंट है। कूल, चलो मूविंग ऑन। ठीक, एनवायरमेंटल कंसर्न, दिस ऑल्सो सपोर्ट्स लो कार्बन अर्बन मोबिलिटी, रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी ये आपके लिए मैच करता है। आ जाओ, व्हाट इज आकाश तीर? आकाश तीर क्या है? आकाश तीर एक मोबाइल व्हीकल माउंटेड एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम है। इट इज अ एयर डिफेंस कंट्रोल सिस्टम जिसका नाम है आकाश तीर। नाम ही बता रहा है आकाश पे तीर चलाना। ठीक है, दिस इज ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है। ठीक है, पहले क्या होता था, देखो रडार अलग, गन्स अलग, मिसाइल अलग, तो कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाता था। आकाश तीर में सारी चीजें हम लोगों ने एक साथ डाल दी हैं, तो रियल टाइम डिसीजन मेकिंग होती है और फास्टर रिस्पॉन्स होता है। तो इसी के अंदर आपको रडार मिल जाएंगे, इसी के अंदर आपका मिसाइल सिस्टम है, और इसी के अंदर एंटी एयरक्राफ्ट गन भी है। ठीक है, तो सेंसर डिटेक्ट करते हैं इनकमिंग थ्रेट को, डेटा सेंट्रल सिस्टम के पास जाता है, सिस्टम एनालाइज करता है, और फिर टारगेट को जो भी उसके लिए सबसे बढ़िया वेपन होता है उसे खत्म करने के लिए वो असाइन कर दिया जाता है। इंडियन आर्मी के साथ साथ जो हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, उसने इसको सपोर्टेड रूप में बनाया है। ठीक है, नाउ दिस हैज बिकम अ इंपॉर्टेंट पार्ट और C4ISR इकोसिस्टम। C4ISR मतलब कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलियंस एंड रिकनेंसेस। ठीक, सीमलेस इंटीग्रेशन विद एयरफोर्स, नेवी एंड जॉइंट एनर्जी। अब हम लोग वेट एंड वॉच की जगह सी डिसाइड एंड स्ट्राइक वाले सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कूल, चलो इसके साथ साथ ये हमारे आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आत्मनिर्भर भारत, एंड दिस इज डेवलप्ड अलॉन्गसाइड इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म जैसे LCA तेजस, अर्जुन, धनुष आर्टिलरी, इन सब चीज़ों को भी ये साथ में सपोर्ट कर रहा है। चलिए, धरती अब्बा जन भागीदारी अभियान। ना सबसे पहले तो बताओ, थोड़ा सा वेट लो, पॉज लो, और बताओ ये धरती अब्बा किसे कहते हैं? ठीक, हु इज द पर्सन नोन एज धरती अब्बा? कौन है? फादर ऑफ द अर्थ, ही इज बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जी को धरती अब्बा भी कहा जाता है, मतलब द फादर ऑफ द अर्थ। बेसिकली जो मुंडा ट्राइब है उनके लिए बिरसा मुंडा इज गॉड। ठीक, बिकॉज उन्होंने ट्राइबल राइट्स के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, तो उनको एक स्पिरिचुअल लीडर या मसीहा के रूप में भी लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट डे झारखंड के अंदर उन्होंने एक ग्रेट रिबेलियन चलाया था 1899 में, जिसको उलगुलन भी कहा जाता है, जिसको उलगुलन भी कहा जाता है। मेजर मकसद क्या था? टू एंड ब्रिटिश रूल, टू रिस्टोर ट्राइबल लैंड ओनरशिप एंड टू अपोज मिशनरी एक्टिविटीज। ठीक है, तो इसलिए उनको धरती अब्बा कहा जाता है। ठीक है, ओनली बिरसा मुंडा इज दी धरती अब्बा। अब क्या है कि यहाँ पे जनजातीय गौरव वर्ष लॉन्च किया गया टू ऑनर दी ट्राइबल लीगेसी।
It aims as inclusive delivery of welfare schemes, reflects PM's vision of Antyodaya. Antyodaya का मतलब होता है upliftment of the last person. This is also promoting Jan Bhagidari, मतलब participatory governance. It is also supporting Viksit Bharat, that is developed India. इसका स्केल यही है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करना है, पीवीटीजीज को हम लोगों को कवर करना है, ठीक है, ये हमारा मेजर मकसद है. द की ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर लास्ट माइल डिलीवरी एंड बेनिफिट सैचुरेशन. क्लियर एवरीवन? कूल, बढ़िया. तो इसमें जितनी भी स्कीम्स हमारे देश में चल रही हैं, चाहे वो आधार है, आयुष्मान भारत है, जनधन है, पीएम किसान है, पेंशन है, स्किल ट्रेनिंग है, इन सबके बेनिफिट जो ट्राइबल लोग हैं उनको मिल सके, ये हमारा मेजर मकसद है. क्लियर? सो दिस ईयर इज द जनजातीय गौरव वर्ष. ठीक, there can be a डायरेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस. याद रखना, इट्स ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो हम लोग कर रहे हैं. रीजन इज 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. ठीक है, और जनजातीय गौरव दिवस हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 15 नवंबर को, 15 नवंबर को. ठीक है, 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. इट्स अ ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन जो हम लोग अब की बार कर रहे हैं. ठीक, चलो मूविंग ऑन. इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक, बेसिकली यहाँ पे सेलिब्रेट वर्ड की जगह हम लोग रिमेंबर ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. बेसिकली इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जून एनुअली, और इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री. ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. अच्छा, मूविंग ऑन. त्रिपुरा ने दोस्तों फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करी. त्रिपुरा ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करी और त्रिपुरा थर्ड इंडियन स्टेट बन गई आफ्टर मिजोरम एंड गोवा. अब आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी स्टेट्स ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है. कौन कौन सी स्टेट ने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक, अब मिजोरम ने कर ली, गोवा ने कर ली और त्रिपुरा ने कर ली. चलो इमेजिन करते हैं कि यूपीएससी आपके लिए एक सवाल बनाती है. ठीक, which of the states have achieved full functional literacy in India? ठीक, and you have options. ठीक, A मिजोरम, मतलब 1 मिजोरम, 2 मणिपुर, 3 गोवा, 4 केरला. ठीक, 4 केरला. ठीक, एंड 5 त्रिपुरा. ठीक, बताओ, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा इसका आंसर? नीचे कमेंट बॉक्स में डालो, कमेंट बॉक्स में डालो. 1 2 ओनली, 1 2 3, बाकी सारी चीजें. हाँ जी, तो 3 ही हैं. कौन कौन से? मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा. मतलब सही आंसर क्या हुआ? 1 3 एंड 5. बेहतरीन सवाल बन सकता है ये आपकी बार प्रीलिम्स के अंदर. ठीक है, आ जाओ. नाउ फुल फंक्शनल लिटरेसी का मतलब होता है कि 95% लिटरेसी अचीव करी है. तो अब आपके मन में ना एक छोटा सा सवाल आना चाहिए दैट इज केरला फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट? क्या केरला फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट है? शॉर्ट आंसर इज नो. NO, नो. शॉर्ट आंसर इज नो. कारण हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, मैं मानता हूं, बहुत सारी कैंपेन्स डेफिनेटली चल रही हैं. फंक्शनल लिटरेसी और लिटरेसी रेट में अंतर है. क्या अंतर है? देखो, जब हम लोग लिटरेसी रेट के बारे में बात करते हैं, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट. हम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं कि आपकी क्या एबिलिटी है टू रीड एज वेल एज राइट. बट वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट functional literacy,
इसका मतलब है रीड, राइट, न्यूमरेंसी एंड एक और इसमें कंपोनेंट आता है प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स का। जब आप ये वाले कंपोनेंट इंक्लूड कर देते हो तो फंक्शनल लिटरेसी है, और ये तब अचीव होती है जब आपके स्टेट के अंदर 95% से ज़्यादा लोग वो चीज़ें अचीव कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो क्राइटेरिया है वो किसके अंदर आता है, वो उल्लास प्रोग्राम के अंदर आता है। इसका जो क्राइटेरिया आता है वो उल्लास, इसको बोलते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और भारत सरकार इसको ऑफिशियली डिक्लेयर करती है। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। 2022 से 27 तक वी आर टारगेटिंग नॉन लिटरेट इंडिविजुअल्स एज 15 प्लस, और दिस इज ऑल्सो अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, एनईपी 2020 के साथ ये आपके लिए कवर है। क्लियर? चलो मूविंग ऑन। तो त्रिपुरा ने भी अचीव कर लिया है। ठीक है, आ जाओ। सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये वाला जो मेजरली प्रोग्राम है वो आपके लिए आगे मतलब मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमिक पोटेंशियल के बारे में बात करें तो लिथियम रिजर्व जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोगों को देखने को मिले हैं, जो कि जम्मू और कश्मीर को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बना देता है। ठीक है, अब आ जाओ। देखो, वन नेशन वन टाइम, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होती है। ठीक, वन नेशन वन टाइम, एंड दिस इज लेड बाय यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी जी। मेन मकसद है भारत के अंदर टाइम सॉवरेनिटी आए विया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक, लीगल मेट्रोलॉजी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रूल 2025। बात करते हैं कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए सारे के सारे सिस्टम का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ। कोई भी फॉरेन या अल्टरनेटिव टाइम रेफरेंस हम लोग इस्तेमाल तब तक नहीं करेंगे जब तक कि उसको ऑथराइज ना किया जाए, जिससे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लीगली एनफोर्सेबल हो और डिजिटली सिक्योर हो। इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स विद CSIR एंड NPL कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग करेंटली फॉरेन GPS सोर्सेस के ऊपर रिलाई करते हैं, है ना, और ये इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, पावर ग्रिड के लिए, रेलवे के लिए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए, इन सारी की सारी चीज़ों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो आगे बात करते हैं अपने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल के बारे में। उम्मीद किस चीज से लिंक है? ठीक है, इट इज लिंक्ड विद वक्फ मैनेजमेंट। ठीक है, जो अपना उम्मीद पोर्टल है इट इज लिंक्ड विद वक्फ मैनेजमेंट। ठीक, व्हाट वी आर डूइंग, इट्स अ सेंट्रल डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां पे सारी की सारी जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी हैं हम उनको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी कोई ऐसी चीज आएगी वो आएगी माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्रालय के अंदर। ठीक है, तो डिजिटल डेटाबेस बनाया जाएगा, जियो टैगिंग की जाएगी, जेस मैपिंग की जाएगी, पूरा एक ऑनलाइन डेटा होगा, ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा, तो उसमें भी ये काम आएगा। क्लियर? दोस्तों, हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। विंड एनर्जी से रिलेटेड PIB में खबर आई, ये ग्लोबल विंड डे वाले दिन आई थी, क्योंकि ग्लोबल विंड डे हम लोग 15 जून को सेलिब्रेट करते हैं। इसका एक पूरा बिग इवेंट हुआ था, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने सेलिब्रेट किया था। ना विंड एनर्जी के अंदर भी भारत के टारगेट्स हैं। जैसे विंड एनर्जी के अंदर नेट जीरो एमिशन 2070 वाला जो अपना टारगेट है, उसके अंदर विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है। 50% पावर कैपेसिटी हमें नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जनरेट करने हैं बाय 2030। इसमें विंड एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल है। एज वेल एज विंड एनर्जी सपोर्ट्स आत्मनिर्भर भारत इन इंडिया। ठीक है, ग्लोबल स्टैंडिंग के बारे में बात करें, विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर भारत चौथे नंबर पे आता है, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर के अंदर भारत तीसरे नंबर पे आता है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स विंड टर्बाइन फ्रॉम 2 to 5 किलोवाट टू 5.2 मेगावाट, 14 कंपनीज हैं और 33 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर मेजर चीज़ क्या है कि अगर हम लोगों को बढ़िया 24/7 ग्रीन पावर प्रोड्यूस करनी है तो हमें विंड, सोलर और बैटरी, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके फिर हमें एक बेटर स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो विंड प्रोडक्शन हो रही है वो कर रही है कर्नाटका। इस चीज़ को याद रखना, छोटी सी चीज़ है बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर? इसके साथ साथ पीक पावर डिमांड भारत के अंदर बढ़ने लगी है ना, जून जुलाई का महीना होता है तो पीक पावर डिमांड बढ़ने लगती है। उससे रिलेटेड यहाँ पर पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था, बट दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर? कूल, आ जाओ नीचे आओ। INS अर्नला, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर
एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। इसका ना क्या नाम है? इसका नाम है INS अर्नला। इसको अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक। क्लास ये अर्नला क्लास क्या है उसके रिलेटेड आपके लिए सवाल आ सकते हैं, ठीक। इसको गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग ने बनाया है, ठीक। ये पहला बेसिकली 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए बनाए गए, ठीक है, जिसको गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग कोलकाता ने बनाया है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो अपनी लार्सन एंड टूब्रोज है उसके साथ मिलके इसको डिज़ाइन किया गया था। एक अर्नला फोर्ट है वसई महाराष्ट्र में, उसके नाम पर, अर्नला फोर्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है ना, अर्नला, INS अर्नला का नाम। क्लियर? जो अर्नला फोर्ट है वो महाराष्ट्र के अंदर है और इट इज बिल्ट टू गार्ड वैतराना रिवर्स माउथ, ठीक है। स्ट्रेटेजिकली एक मैरीटाइम एसेट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौन सी नदी है? नदी का नाम भी याद रखना, वैतरना रिवर, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखना। और इसको गुजरात के बिल्डर ने इसको बनाया था और पोर्टुगीज के अक्सर ये कंट्रोल में रहता था, ठीक है। पेशवा बाजीराव वन ने इसको रिक्लेम किया था अर्नला फोर्ट को, इसलिए अर्नला फोर्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? कूल। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रीन हाइड्रोजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जून के महीने में न्यूज़ में था। तो हुआ क्या कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया गया है बाय वाटर स्प्लिटिंग। जो हमारा वाटर है, जो हमारा पानी है, पानी को स्प्लिट करके हम लोगों ने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज द क्लीनेस्ट फ्यूल एंड इट इज कैपेबल ऑफ डीकार्बोनाइजिंग हैवी इंडस्ट्रीज, जीरो एमिशन व्हीकल्स, स्टोरिंग रिन्यूएबल एनर्जी। और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर हमारा मेजर टारगेट ये है कि भारत को इसके अंदर लीडर बना देंगे, ठीक है। वी विल बिकम अ लीडर। नाउ अब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हम लोगों को चाहिए, बट हाइड्रोजन हमें नेचुरली मिलता नहीं है। सबसे इजी तरीका है वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करना। वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कराने के लिए भी हम जो इलेक्ट्रिसिटी, जो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक, वो एनर्जी भी हमारी रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। तो हमें जो हाइड्रोजन मिल रहा है हम उसको बोल रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन, उसी केस में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हेट्रो जंक्शन का इस्तेमाल करके, ठीक, सिलिकॉन बेस्ड फोटो एनोड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की है, पानी को स्प्लिट करके, ठीक है। बहुत अच्छी चीज है, ठीक। आ जाओ, नैनो कप इनोवेशन फॉर कैंसर थेरेपी। क्या इनोवेट किया गया है? वी हैव इनोवेटेड नैनो कप, ठीक, नैनो कप इनोवेशन फॉर कैंसर थेरेपी, ठीक। अब इसके अंदर इसको INST मोहाली ने डेवलप किया है, ठीक है, IIT बॉम्बे और ACTREC के साथ मिलके, ठीक। तो इस नैनो कप में हुआ क्या है, मतलब व्हाट इट इज डूइंग, ठीक, व्हाट इज नैनो कप डूइंग? तो नैनो कप इज अ टाइनी कप शेप्ड नैनो स्ट्रक्चर जो कि इंजीनियर किया गया है। हाईली सेंसिटिव बायो सेंसर बनाया है हम लोगों ने इसकी मदद से। क्या है ये? ये है एक बायो सेंसर, ठीक है। दिस इज अ बायो सेंसर। तो इफ कैंसर बायोमार्कर्स अटैच टू दी नैनो कप सरफेस, द ऑप्टिकल सिग्नल चेंजेस। जब ये जो कप्स हैं ये अटैच कर जाते हैं हमारे बॉडी, किसी की बॉडी के अंदर जो कैंसर DNAs हैं, प्रोटीन हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, एक्सोसोम्स हैं, उनके साथ अगर ये अटैच कर जाते हैं तो दे स्टार्ट ग्लोइंग अप, है ना, इनमें लाइट जलने लगती है। तो इसीलिए हमें क्या करेंगे, ये हमें इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, ये हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ भाई चलो, यहाँ पे फिर डिस्कवरी हमारे लिए आसान हो जाती है। आ जाओ दोस्तों, फॉसिल लीव्स डिस्कवर की गई हैं, ठीक। असम की कोल फील्ड में, माकुम कोल फील्ड के अंदर हम लोगों ने फॉसिल लीव्स डिस्कवर किए हैं, जिसके अंदर दे आर आइडेंटिफाइड एज अ जीनस ऑफ नैनोपिगिया, ठीक है, दैट टुडे ग्रोज ओनली इन दी वेस्टर्न घाट्स। सोचो, ये जो फॉसिल लीव्स हमें देखने को मिली है कहाँ पर? असम में। आज की डेट में ये सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती है, बट हमें ये कहाँ देखने को मिली है? असम में देखने को मिली है, ठीक है। दिस इज ओल्डेस्ट फॉसिल ऑफ नैनोपिगिया डिस्कवर्ड, इंडिकेट्स नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया वाज वंस वार्म एंड ह्यूमिड। बिल्कुल वैसा जैसे कि आजकल आज का वेस्टर्न घाट वाला रीजन है, ठीक है।
हिमालयन अपलिफ्ट हैज ऑल्टर्ड क्लाइमेट, नॉर्थ ईस्टर्न धीरे धीरे कूलर और ड्रायर हो गया। नेथोपिया वैनिश फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन बट सर्वाइव्ड इन दी वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में उसके लिए जो कंडीशन है वो अभी भी एग्जैक्टली स्टेबल हैं। क्लीन। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। फर्स्ट हाई रिजोल्यूशन ग्राउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन सेंट्रल हिमालयाज, और ये करी है एरीज ने। ठीक, जो एरीज है नैनीताल के अंदर, उसने इस चीज को पूरा डिटेक्ट किया है दैट हाई कि ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से सेंट्रल हिमालयाज के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। नाउ व्हाट इज दिस एरीज? एरीज इज आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंदर आता है। और मेन जो ऑब्जर्वेटरी साइड है वो है दिवास्थल के अंदर। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड लो पोल्यूशन हमें यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, स्टार्स, गैलेक्सी, एक्सोप्लैनेट्स हम लोग इजीली यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाते हैं। नैनीताल के अंदर ये ऑब्जर्वेटरी पड़ती है। सेंट्रल हिमालयाज के बारे में इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर। ये बोला है कि CO2 भी बढ़ रहा है, CH4 भी बढ़ रहा है, बट बोथ हायर देन मोना लुआ ग्लोबल स्टेशन। ठीक, CO डिक्लाइनिंग एट दैट इंडिकेट्स बेटर कंबशन एफिशिएंसी, कंसंट्रेशन हायर देन रिमोट एरियाज। क्लियर एवरीवन? नथिंग एल्स टू बी कवर्ड इन दिस। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण वाले अपने अवार्ड होते हैं। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंदर इसको कराती है। 2016 के अंदर इन्हें लॉन्च किए गए थे। ठीक, 2016 के अंदर लॉन्च किए गए थे। इवैल्यूएट्स वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, सिटीजन फीडबैक एंड इनोवेशन। 24-25 का जो एडिशन था वो 9th एडिशन था, जिसने 10 नए इंडिकेटर्स को भी इंट्रोड्यूस किए थे। पूरे 10 साल हो गए हैं स्वच्छ भारत मिशन को। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई सुपर स्वच्छ लीग के अंदर आ गए हैं। अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ ये न्यू क्लीन सिटीज का पार्ट है। बेस्ट गंगा टाउन प्रयागराज को मिला है। बेस्ट कंटोनमेंट एरिया सिकंदराबाद कंटोनमेंट को मिला है। बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर मिला किसे है? हाँ जी, विशाखापट्टनम, जबलपुर और गोरखपुर को। क्लियर एवरीवन? ठीक, चलो बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडेक्स, आ जाओ। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडेक्स, पहले सवाल, हु रिलीजेस फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडेक्स? ठीक है, कभी भी कुछ ऐसा इंडेक्स आएगा, बेसिक चीज आपका पता होना चाहिए, कौन रिलीज करता है। तो फिनेंस से लिंक है, फ्रॉड से लिंक है। ठीक, कौन कौन निकालेगा, है ना? खुद सोचो कौन निकालेगा। देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने की काम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, बट फ्रॉड होते हैं वो ऑनलाइन मीडियम पे हो रहे हैं। दिस इज डेवलप्ड बाय DIP, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म ने इसको डेवलप किया है। ठीक, जो इंडिकेटर्स हैं उसको डेवलप किया है। ठीक है, लैंडमार्क स्टेप है इस इंडेक्स के अंदर, रिस्क बेस्ड इंडिकेटर है। इट इज डेवलप्ड बाय DOT, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने ये फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडेक्स को आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक, याद रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बनाया है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने बनाया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं बनाया है। ठीक है, RBI ने इसको नहीं बनाया है। क्लियर? क्लियर, अच्छा चलो। 2025 ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी था। ठीक, 2025 वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। थीम था इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025 का, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ठीक, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो भारत के अंदर कुछ आइकॉनिक कोऑपरेटिव्स हुए हैं, जैसे अमूल है, इफ्को है, क्रिप्को है, नाफेड है और NCDC है। देखो, जब हम कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई दे आर गोल ड्रिवन एंड दे आर मेंबर ड्रिवन। मेंबरशिप इनकी वॉलेंट्री होती है, ठीक है, बट डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है। अगर एक मेंबर है तो उसका एक वोट होगा। लोग ना एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इट्स लाइक अ वॉलेंट्री एसोसिएशन।
दोनों सब लोग कॉमन पर्पस के लिए आ रहे हैं, है ना, एक कॉमन गोल के लिए आ रहे हैं, कॉमन बेनिफिट के लिए आ रहे हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोऑपरेटिव्स आर बाय द मेंबर्स एंड दे आर फॉर द मेंबर्स। ठीक है, जो कोऑपरेटिव्स होते हैं दीज आर बाय द मेंबर्स एंड दे आर फॉर द मेंबर्स। ठीक, मेंबर्स द्वारा और मेंबर्स के लिए। ठीक, और नेशनल हाईलाइट में इंडिया की पहला नेशनल लेवल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी खोली गई है, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। ठीक, इसको त्रिभुवन पटेल जी के नाम पे रखा गया है। ही इज नोन एज द पायनियर ऑफ इंडियाज कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो देखो यूनिवर्सिटी आ गई है कोऑपरेटिव्स के लिए, वो यूनिवर्सिटी आ गई। ठीक है, जो भी सरप्लस होता है ना कोऑपरेटिव्स के अंदर वो शेयर भी किया जाता है। और मैं आपको बताऊं तो हमारे देश में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसने आर्टिकल नंबर 43 भी ऐड ऑन कराया था, दैट इज रिलेटेड विद प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। ठीक है, डीपीएसपी है जो कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करता है। ठीक है, और हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 9 भी है जो कि सेम चीज़ों के बारे में बात करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो हमारे देश में वाइट रिवॉल्यूशन हुई, बैंकों को एम्पावर किया गया, एफपीओज बनाया गया। आज हम लोग फ्यूल और इथेनॉल पुश कर रहे हैं, फिनेंशियल और टैक्स रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये सब कोऑपरेटिव से ही लिंक्ड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसआईआर पूरे साल इस टॉपिक के ऊपर इतने न्यूज़ आर्टिकल आए हैं, ठीक, इतने ज्यादा न्यूज आर्टिकल हैं कि आपको पता होना चाहिए दैट व्हाट इज दिस एसआईआर। ठीक, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या होता है भाई? देखो, आर्टिकल नंबर 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक जिम्मेदारी है फेयर एंड फ्री इलेक्शंस को कंडक्ट कराने की। ठीक है, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे इलेक्टोरल रूल्स हैं उनका भी अपडेटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उनको अपडेट करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग मतलब इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ लोग माइग्रेट हो जाएंगे, कुछ लोग नए आ जाएंगे, तो नई वोटर लिस्ट को बार बार रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आरपीए 1950 के अंदर इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और उसी चीज़ को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, उसी चीज को हम लोग एसआईआर के अंदर कंडक्ट कराते हैं। ठीक, दिस इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब 2003 के जो रोल थे यूज्ड एज रेफरेंस फॉर लीनिएज एंड लीगेसी प्रूफ इन द स्टेट। ठीक, हिस्टोरिकल रोल्स को भी देखा गया, बाकी सारी चीज़ों को देखा गया। लीगल प्रोसीजर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, इलेक्टोरल रूल्स 1960, और एनुअल रिवीजन इज कंडक्टेड फॉर 75 ईयर्स, जो कि हमारी इलेक्टोरल रूल्स की डायनामिक नेचर को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो, अब देखो, ये इंडिया ने रोड मैप निकाला था टू एनर्जी इंडिपेंडेंस बाय 2047। ये अनाउंस किया गया था भारत सरकार द्वारा कि हम लोगों को एनर्जी इंडिपेंडेंट होना है बाय 2047। नेट जीरो एमिशन 2070 तक अपन अचीव करेंगे, एंड इंडिया विल कंट्रीब्यूट टू 25% ऑफ ग्लोबल इंक्रीमेंटल ऑयल डिमांड। ठीक, ठीक, ये सब चीजें हम लोगों ने करी थी। फिर एनर्जी पुश के लिए एक दुनिया भर में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाई गई। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक, इसे बनाया गया। नाउ फॉर एग्जाम एलिमेंट, let us just focus on this, that what is global biofuel alliance। ठीक, G20 की समिट जब हुई थी दिल्ली के अंदर, उस समय पर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च किया गया। ठीक, मेजर मकसद क्या था इसका कि भाई हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें बायोफ्यूल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी चीज़ें हो, उसको हम लोग सॉल्व कर सकें। चाहे वो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, सस्टेनेबल बायोफ्यूल से रिलेटेड हो, इवन जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बायोफ्यूल इंडस्ट्री में,
हम उनको कोलैबोरेशन में लेकर आएं, उनके साथ कोलैबोरेट करें और चीज़ों को बेहतर बनाएं। इसी के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस डिज़ाइन कराई गई थी 2023 के अंदर, जिससे कि जो एडॉप्शन हो बायोफ्यूल्स का वो बहुत तेज़ी से किया जा सके। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ठीक, 29 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने और 14 ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को ज्वाइन कर लिया। क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। 2025 में हम लोगों ने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी भी निकाली। ठीक, ये है कि भाई भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाएंगे और 2036 में हम लोग अपने आप को ओलंपिक कंटेंडर बनाएंगे। ठीक है, वी विल बिकम एन ओलंपिक कंटेंडर। आ जाओ, जैसे अपनी पीएलआई स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, उसी प्रकार से हम लोग लेकर आए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वैसे ही एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक ना, इसमें मेजरली फोकस क्या है, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं उनको बेनिफिट देना, जिससे कि मार्केट में जॉब क्रिएट हो सके। ठीक है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हम लोग जॉब क्रिएट कर सकें, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया गया। सरकार का मेजर मकसद है 3.5 करोड़ नौकरियां क्रिएट करना आगे आने वाले 2 सालों के अंदर। ठीक, इसमें इंसेंटिव्स दिए गए फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को। ठीक है, 1 मंथ्स ईपीएफ वेज इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी तरीके से मिनिमम 2 एम्प्लॉय होने की हायरिंग होगी, जहाँ पे वर्कफोर्स 50 से कम है, और जहाँ पे 50 से ज़्यादा है वहाँ पे मिनिमम 5 एम्प्लॉयज़ की होगी। ठीक है, और वेजेस के बारे में कितना इंसेंटिव मिलेगा उसको भी सरकार ने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक, दिस इज लिंक्ड विद द क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया, पीएम गति शक्ति, इन सबके साथ हम लोग लिंक करेंगे। क्लियर एवरीवन? कूल। इंडिया और यूके ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करी थी, प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक, आ जाओ। India's renewable rice non-fossil fuel sources now power half the nation's grid। ठीक, खबर ये आई कि अब भारत 50.8% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जनरेट करता है फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। नॉन फॉसिल सोर्सेस से हम लोग 50% इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जनरेट करते हैं। 5 साल पहले हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए। हमें 2030 तक अचीव करना था पेरिस के नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट्स के अंदर। ठीक, हम लोगों ने 5 साल पहले 2025 में ही अचीव कर लिया। रिन्यूएबल्स का 38.08% है, लार्ज हाइड्रो का 10.19% और न्यूक्लियर का 1.81% है। की ड्राइवर वर पीएम कुसुम योजना, पीएम सूर्य घर, सोलर पार्क्स, नेशनल विंड, सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, ये सारे के सारे जो हमारी योजना है इन्होंने मदद करी है हमारी इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने में। क्लियर एवरीवन? कूल। दोस्तों, नई लिकेंस की स्पीसीज हम लोगों को वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिली। ठीक है, न्यू लाइकेन स्पीसीज इन वेस्टर्न घाट्स, याद रखना। ठीक, न्यू स्पीसीज हम लोगों को देखने को मिली ना। व्हाट आर दिस लिकेंस? क्या होते हैं ये, कैसे डिवाइड करोगे? बेसिकली these are a symbiotic relationship between a fungus and an alga. It is a symbiotic relationship between fungus and alga. Symbiotic कैसे? जो फंगस होते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, स्ट्रक्चर एंड अब्जॉर्प्शन, वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। और एल्गी क्या मदद करते हैं? एल्गी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, खाना बनाने में हेल्प करते हैं। तो फंगस हाउस और वाटर सप्लाई के रूप में काम करता है और एल्गी एक तरीके से फूड सप्लाई के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई स्पीसीज वेस्टर्न घाट्स में हम लोगों को देखने को मिली है। क्लियर? कूल। आ जाओ, हमारा एक है आईएनएस निस्तार। वी हैव एन आईएनएस निस्तार। दिस इज इंडियाज इंडिजीनियसली डिजाइन्ड
and built diving support vessel commissioned into Navy on 18th of July. ठीक है, India's first indigenously designed and built डाइविंग सपोर्ट वेसल है. ठीक है, डाइविंग के लिए ये काम आएगी. दिस इज अ डाइविंग सपोर्ट वेसल. क्लियर? कूल. आगे बढ़ते हैं. इंडिया सीक्रेट बुद्धिस्ट रेलिक्स रिटर्न आफ्टर 127 ईयर्स. ठीक, जो पीपरवा बुद्धिस्ट रेलिक्स हैं वो भारत में वापस आ गए आफ्टर 125 ईयर्स. इनको डिस्कवर किया था विलियम क्लैक्सटन पीप ने सिद्धार्थ नगर के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, कपिलावस्तु के पास. वहाँ पे इसको किया गया था. यहाँ पे कुछ बोन रिलिक्स वापस आए हैं जो कि माना जाता है कि भगवान बुद्ध के हैं. कुछ क्रिस्टल कैस्केट्स हैं, गोल्ड है, जेमस्टोन ऑर्नामेंट्स हैं जो कि भगवान बुद्ध से लिंक करते हैं. क्लियर एवरीवन? क्लियर? चलो, याद रखना पाली लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती थी बुद्धिज़्म के समय पर. तो पाली लैंग्वेज वॉज डिक्लेयर्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन 2024. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. ठीक है, छोटी सी चीज़ है, याद रखना. चलो, एक अभियान है, नाम है आदि कर्मयोगी अभियान. आदि कर्मयोगी अभियान. ठीक है. नाउ इन दिस आदि कर्मयोगी अभियान एक मेजरली फोकस किया जा रहा है 1 लाख ट्राइबल विलेजेस को डेवलप करने में. इट्स अ कैपेसिटी बिल्डिंग स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज. क्या है ये? ये एक कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है स्पेसिफिकली फॉर ट्राइबल कम्युनिटी. इसीलिए ये पूरा जो प्रोग्राम है इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी ट्राइफेड की है. आदि कर्मयोगी योजना की ट्राइफेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी है. ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. क्लियर? क्लियर? आ जाओ. दोस्तों, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग ने 15 लाख करोड़ का क्यूमुलेटिव जीएमवी सरपास किया था. गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम ने 15 लाख करोड़ रुपीस का सरपास किया क्यूमुलेटिव जीएमवी. जेम क्या है? जेम प्लेटफॉर्म आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर. इट्स अ यूनिफाइड मार्केट प्लेस फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सरकार का अमेजॉन फ्लिपकार्ट है. जेम सरकार को या सरकार के किसी डिपार्टमेंट को कोई भी सामान वगैरह खरीदना होता है तो वो पहले की तरह टेंडर्स नहीं निकालते हैं. अब वो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके सर्च करते हैं, जो उनको सेलर अच्छा लगता है उससे प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं. ठीक है, तो इसने ये आसान किया है. क्लियर? कूल. आगे बात करते हैं. मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है करेंटली. ना, व्हाट इज आदि संस्कृति? व्हाट इज आदि संस्कृति? ना, इतना याद रखो. आदि संस्कृति इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर ट्राइबल आर्ट और नॉलेज को शोकेस किया जा रहा है. ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, फोक डांस हो गए, म्यूजिक, रिचुअल्स, हैंडक्राफ्ट्स, आर्ट फॉर्म, नेचर सेंट्रिक लाइफस्टाइल, कुछ ओरल ट्रेडिशन है. ठीक, उन सबको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं. सरकार कह रही है दैट दिस बिकम्स अ फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर ट्राइबल आर्ट एंड नॉलेज. इसके अंदर एजुकेशन, प्रिजर्वेशन और लाइवलीहुड तीनों चीज़ों को एक साथ लिंक किया गया है. ठीक है, दे हैव लिंक 3 थिंग्स टुगेदर. ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वी आर डिजिटली प्रिजर्विंग ट्राइबल हेरिटेज, वी आर प्रमोटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, empowering the tribal communities with livelihood, ensuring digital inclusion. Clear everyone? Clear? चलो, भारत का क्रिटिकल मिनरल्स मिशन है. कितने टोटल क्रिटिकल मिनरल्स हैं?
बार बार एक ही सवाल घूम के आ जाता है। भारत में टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, भारत में है टोटल 30 क्रिटिकल मिनरल्स, दे आर 30 क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। क्लियर? क्लियर? इसको, जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनको नया ऑयल या नई करेंसी भी कहते हैं हम लोग, दैट दे आर द न्यू ऑयल और दे आर द न्यू करेंसी ऑफ प्रोग्रेस। ठीक है, वी कॉल देम एज दैट दे आर द न्यू ऑयल और दे आर द न्यू करेंसी ऑफ प्रोग्रेस। क्लियर? एवरीवन? कूल। ठीक, ये वाले जितने क्रिटिकल मिनरल्स, मतलब जो भी हमारी सिक्योरिटी, फ्यूचर टेक और बाकी सब में हमारे काम आते हैं। क्लियर?